हेलो स्टूडेंट्स, नीट का एग्जाम आपका हो चुका है। आई होप कि बहुत अच्छा हुआ होगा। और नेक्स्ट जो आपके सामने एक क्वेरी है दिमाग में, वो है काउंसलिंग। तो आज मैं आपके सामने आया हूं काउंसलिंग को समझाने के लिए। काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन से राउंड्स होते हैं और किस तरह से आपको काउंसलिंग को करना होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। सो एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर काउंसलिंग, एलिजिबल स्टूडेंट्स वो होंगे जो कि अगर जनरल में है और 50 परसेंटाइल बना। याद रखिए 50 परसेंटाइल क्या है ये। 50 परसेंटाइल का मतलब होता है आप अगर लास्ट ईयर की बात करें तो दैट इज अराउंड 110 टू 120 मार्क्स ओनली। यस, अगर 720 में से 110 120 नंबर भी आपके आए, आपको नीट क्वालिफायर माना जाएगा। बट डजंट मीन कि आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, क्योंकि क्वालिफायर तो वो भी होता है जिसके 720 में से केवल 110 120 नंबर ही आते हैं। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है उसको समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप समझिए, हम बात कर रहे हैं अब ऑल इंडिया काउंसलिंग की। यानी अब आप जो अपीयर होंगे रिजल्ट आने के बाद, सबसे पहले आएगी ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या है? यानी एमसीसी, जिसका नाम है मेडिकल काउंसिल कमेटी। एमसीसी क्या करने वाली है? वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करेगी, आपके काउंसलिंग का प्रोसेस ओपन करेगी। 2 राउंड होंगे, डायरेक्ट राउंड। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तब सेकेंड राउंड होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग का, और उसके बाद थर्ड जो राउंड होता है उसको कहेंगे मॉप अप राउंड। पहले आपके 2 राउंड्स होंगे, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। क्या होगा इन दोनों में समझिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया काउंसिल 15% क्योटा। क्या है ये? यानी आप लोग अब जो काउंसलिंग में पार्ट लेंगे वो है ऑल इंडिया काउंसलिंग, और उसमें भी 15% क्योटा पे आपका सबसे पहला पार्ट होगा। यानी 15% क्योटा का मतलब है इंडिया के जितने भी कॉलेजेस पार्ट लेंगे इस ऑल इंडिया काउंसलिंग में, उनको 15% सीट्स तो भरनी है ऑल इंडिया से, जबकि 85% सीट्स उनकी बनेगी स्टेट क्योटा से। इसको समझिए। लेट्स से अपन बात करते हैं कि आपका एक स्टेट है, आपके स्टेट में आप किसी एक सिटी में रहते हैं, कोई भी सिटी की बात कर लीजिए। लेट्स से आप नागपुर रहते हैं, लेट्स से आप लखनऊ रहते हैं, लेट्स से आप शिमला रहते हैं। जहां भी आप रहते हैं, आपके यहां जो मेडिकल कॉलेज है, किसी भी एक मेडिकल कॉलेज का नाम ले लीजिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो। उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं, अगर 100 सीट्स हैं वहां पे टोटल एमबीबीएस की, तो उन 100 सीट्स में से 85 सीट्स तो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होंगी, जबकि 15 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कोटा। याद रखिए आप 15 सीट्स आपकी रिजर्व होगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। ये 100 सीट्स में से। 200 सीट्स में से बात करें तो हो जाएगा ये 30, यानी 15%। 15% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रहती है, जबकि 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व रहती है। ये आप सबसे पहली चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। क्या होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, कैसे होती है? सबसे पहले देखें, इसमें आपको 4 स्टेप्स में काउंसलिंग कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रिजल्ट आने के बाद आपको जाना है वेबसाइट पर एमसीसी की, यानी वेबसाइट का नाम है www.mcc.nic.in। ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाकर के क्या करना है? जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा नीट यूजी काउंसलिंग, नीट पीजी काउंसलिंग। आपको किस में जाना है? नीट यूजी काउंसलिंग में। जैसे ही आप नीट यूजी काउंसलिंग में जाएंगे, जाते ही आपको एक और नया पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस पेज पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है और एक हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लिए अपीयर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, ये आपको फिल करनी है। जैसे आपका रोल नंबर, जैसे आपका एक रोल नंबर के अलावा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भरा होता है। जब आपने नीट का फॉर्म भरा होता है उस समय आपने कौन सा ये नंबर लिया है, वो नंबर आपको एडमिट कार्ड के अलावा भरना होता है। तो रोल नंबर आपको भरना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, आपके खुद का नाम सही आपको जैसा आपने भरा है, जैसा 10th की मार्कशीट में है वैसा लिखना है। इसके बाद आपके मदर्स नेम आपको लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। ये सब इंफॉर्मेशंस आपको लिखनी है। लास्ट में एक सिक्योरिटी नीचे एक कैप्चा बना होता है, उसको भी आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब क्या होगा?
आपको एक नया रोल नंबर और पासवर्ड मिलेगा। याद रखिए, एक नया रोल नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, इसे आप लिख लेंगे अपने पास और फिर से एमसीसी की साइट पे जाएंगे। अब लॉग इन करेंगे, यानी पिछली बार आपने क्या किया, पिछली बार आपने रजिस्ट्रेशन किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब आपने कंप्लीट किया है। अब आप क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे और जाकर के लॉग इन दबाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन में जाते हैं, लॉग इन में आपसे पूछा जाएगा एक रोल नंबर और पासवर्ड जो कि अब आपके लिए नया जनरेट हुआ है। ये रोल नंबर और पासवर्ड आप क्या करेंगे, फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही फिर से आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। सारी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी आपने नीट के फॉर्म में भरा है, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होंगी। आपको वेरीफाई करनी होगी, सारी इंफॉर्मेशन को चेक करना होगा, देखना होगा कि क्या आपने सब चीजें सही से फिल करी थी। क्या यहां पे जितने भी नाम लिखे आ रहे हैं, आपका नाम, फादर्स नेम, आपके मदर्स नेम, आपकी सिटी, आपका जो रोल नंबर रहा है नीट के अंदर, वो आपका एडमिट कार्ड जो था, क्या वो सही तरीके से था, सब कुछ चीजें उसमें वैसा का वैसा है। जो आपका सेंटर आया था वो वैसा ही है। क्या आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब चीजें सही है। सारे वेरिफिकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अगर वेरीफाई कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, अब जाकर के एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको संभाल करके रखनी है, सेव कर लेना है अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को। आपको इसे सेव करते ही क्या होगा, आप इसे अपने पास रख लेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, पेमेंट करना है फी का, यानी नीट काउंसलिंग पेमेंट फी, यानी फी पेमेंट करना है आपको जो भी नीट काउंसलिंग है उसका। क्या रहती है फीस, देखिए समझिए। पहली चीज, अपन ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी हम दो तरह के कॉलेजेस के लिए फी पे करते हैं। एक होता है जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कंप्लीट इस तरह की अथॉरिटी नहीं होती है, कुछ तरह की ऑटोनमस बॉडीज होती हैं ये। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को जब परमानेंट यूनिवर्सिटीज बना दिया जाता है, गवर्नमेंट में लेकर के आया जाता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है। अभी फिलहाल वो डीम्ड कहला रही हैं। ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फीस ज्यादा होती है। पहली चीज, इनकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है, जो पेमेंट फीस है काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए, वो भी ज्यादा है। यानी अब आप समझिए क्या है, अगर आप अनरिजर्व्ड है, आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, जनरल है, और आप केवल और केवल ऑल इंडिया 15% गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ही आना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपीज काउंसलिंग फी देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीएच, कोई भी कैटेगरी अगर आपकी है, तो क्या होगा, आपको 500 रुपीज पेमेंट करना है। फी है ये 500 रुपीज काउंसलिंग के लिए। जबकि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, ढंग से समझिए, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं तो क्या होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में यही फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये 10,000 है। किसके लिए, अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, और 10,000 ही है किसके लिए, अगर आप बात कर रहे हैं कैटेगरी, यानी दोनों के लिए सेम है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं, दिस इज योर डिसीजन। अगर आपको लेना है आप पार्ट लेंगे, नहीं लेना है तो आप केवल 15% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर और जितनी भी हम जो कह सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस है उन्हीं के अंदर पार्ट लेंगे। डीम्ड में आपको नहीं लेना, मत लो, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस बताई जा रही है। नेक्स्ट, अगर आप इसके अलावा आपको और कौन सी फीस साथ में रखनी है और जमा भी करवानी है थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या आपका नेट बैंकिंग, इसके थ्रू ये फीस जमा होगी। 1000 रुपए या 500 रुपए आपको क्लियर है। दूसरा क्या है, रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब है जो आपको वापस रिफंड हो जाएगी इन केस आपको सीट अलॉट जो होती है वहां आपने पार्ट नहीं लिया, उस जगह पे नहीं गए, ये अलॉट हो जाएगी, वापस आपको मिल जाएगा। केवल एक फीस ली जाती है, आपको ये रिफंडेबल है, पूरी तरह से मिल जाती है, रिफंड हो जाती है। क्या है ये फीस है अनरिजर्व्ड के लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 15%। अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस और नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो हम क्या कह रहे हैं, ये फीस है जनरल के लिए 10,000 और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 5,000 रुपीज। ये टोटली रिफंडेबल होता है। जबकि अगेन इसी चीज के लिए रिफंडेबल डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए कितना है, ढंग से समझिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ये है
रिजर्व्ड कैटेगरीज नहीं है, अनरिजर्व्ड है, जनरल है तो 2 लाख रुपए, और अनरिजर्व्ड है, रिजर्व्ड है, कोई भी कैटेगरी हो 2 लाख रुपए। यानी रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड से डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट रिफंडेबल की, तो रिफंडेबल है 2 लाख रुपए, जबकि नॉन रिफंडेबल कितनी है, हमने कहा 10,000 रुपए। यहां पे कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मली आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसका टोटल कंक्लूजन मैं ये निकाल सकता हूं कि अगर आप 15% ऑल इंडिया क्विटा में पार्ट लेना चाह रहे हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि या तो आपका एडमिशन हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर या हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपको कितना पे करना है, कितना फी पेमेंट करना है, जो आपको पहले से रेडी रखना है वो क्या है। आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, जनरल हैं, तो आपको रखना है 10,000 और 1,000 यानी 11,000 रुपए अपने साथ में, और नेट बैंकिंग से ये पेमेंट करना है। जबकि अगर आप हैं रिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कुछ भी, तो आपको क्या करना है, आपको इन कैटेगरी की वजह से 500 रुपीज अलग और 5,000 अलग, यानी 5,500 रुपीज अलग रखना है, और नेट बैंकिंग से आपको इसको पे करना है। ठीक है, या तो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग से आपको इसको पे करना है। ये अब आपको क्लियर है। थर्ड स्टेप इज फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग। ठीक है, यानी क्या है, एक्सरसाइजिंग फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग। इसका मतलब समझिए क्या है ये। इसका मतलब है आपको एक पर्टिकुलर डे दिया जाएगा, दिन दिया जाएगा, जो एमसीसी है, जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो आपको एक डे देंगे, एक डेट देंगे। उस डेट पे आपको फिल करनी होंगी अपनी चॉइसेस। चॉइसेस फिल करना है मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपको जितनी भी चॉइसेस हैं, देखिए पहली चीज ढंग से समझ लीजिए, जितनी भी मेडिकल कॉलेज पार्ट लेते हैं, आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि 10 ही चॉइस भर सकते हो, 15 ही भर सकते हो, 20 ही भर सकते हो। आप सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस को भी चूज कर सकते हैं, और यही करना भी चाहिए, एक सही तरीका। ढंग से समझिए, ये जो थर्ड स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्टेप को ढंग से आपने नहीं किया, आप लूज कर सकते हैं अपना एडमिशन। ये थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, जितना आपके लिए जरूरी था नीट का एग्जाम। थर्ड स्टेप सही तरह से चॉइस करना अपनी, जो भी एडमिशन के अंदर आपको कॉलेज चाहिए उसको, और लॉक करना। ये प्रोसीजर अगर आपने गलत कर दिया तो कई बार यह भी हो सकता है कि एक 590 वाले बच्चे को सीट अलॉट अच्छी नहीं हो, अच्छा कॉलेज नहीं मिले, जबकि 585 वाले को मिल जाए। बिल्कुल ऐसा होता है। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम आपको कहते हैं कि नीट काका जी और सेल्सियस आपको पूरी तरह से हेल्प करता है काउंसलिंग के लिए। अगर काउंसलिंग में किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है, देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जो था, कोई भी बच्चा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत आती है, आपका 1 साल खराब हो सकता है, आपका जिंदगी भर ये रिग्रेट रह सकता है कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन गलती की वजह से मुझे ऐसा नहीं मिला। वो गलती नहीं करनी है, रिग्रेट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे इन दिए हुए नंबरों पे कॉल करना है। हमारे ये जो नंबर हम आपको बार बार बताते रहते हैं, सेल्सियस और नीट काका के, आप इन नंबरों पे कॉल करें, हम आपको काउंसलिंग करवाएंगे। हम आपसे कोई फी नहीं लेने वाले हैं इस तरह की काउंसलिंग के लिए, हम आपसे कुछ और एडिशनल कुछ नहीं लेने वाले हैं, लेकिन एक सही काउंसलिंग करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और आपको सही जगह पे पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट की और नीट काका जी की। आप हमेशा इसके लिए वेलकम है। आप आएं, फोन करें, आप फिजिकली नहीं आ सकते हैं, दूर रहते हैं, आप कॉल करें, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको भेज देंगे आपको चॉइसेस कैसी रखनी है, उसी अकॉर्डिंग आप चॉइसेस रखें। गलती ना करें, वरना 1 साल पछताना पड़ेगा। ढंग से समझिए बात को। थर्ड स्टेप, चॉइस फिल करना है, मैक्सिमम चॉइस आपको रखनी है, जितनी भी चॉइसेस है वो रखनी है। अब अलॉट कैसे होगा, ढंग से समझिए। आपका रैंक क्या था, अकॉर्डिंगली आपने कौन सी चॉइस को किस नंबर पे रखा है, यानी कि आपका प्रेफरेंस क्या है। पहले तो आप चॉइसेस लिख लेंगे, आपने अगर सारी चॉइसेस सेलेक्ट कर ली, ओके। अब इसमें प्रेफरेंस क्या है, लेट्स से किसी का सबसे पहला प्रेफरेंस है एम्स दिल्ली, सेकंड है उसके बाद में मौलाना, उसके बाद है कोई लड़की है तो सपोज उसने लिख दिया लेडी हार्डिंज। इस तरह से
आप जो चाहें मेडिकल कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हैं, प्रेफरेंस रख सकते हैं। अब अलॉट उस अकॉर्डिंग होगा कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं और क्या उन्होंने उस जगह को सिलेक्ट किया है या नहीं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। लेट्स से किसी स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक आया है 65, ऑल इंडिया रैंक है 65, उसने सबसे पहले भरा है एम्स, ठीक है। 65 उसका रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। हम कहते हैं लेट्स से एम्स के अंदर 150 सीट्स हैं, 75 अनरिजर्व्ड है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं 150 सीट्स हैं और 75 50% जो है अनरिजर्व्ड है, बच्चा अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, 65 उसका रैंक आया है। तो आप खुद बता दीजिए 75 सीट्स उसके सामने है, 65 में वो खुद है, और अगर उसने कोई कॉलेज अलॉट करवाया है, अगर उसने एम्स का नाम दिया है, तो उसे एम्स नहीं मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा। 75 तक तो किसी को कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। डरना किसको है? 76 वाले को। अगर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, उसका पहला ऑप्शन है एम्स दिल्ली, और एम्स दिल्ली में 75 अनरिजर्व्ड कैटेगरीज की सीट होती है। 76 वाले को डरने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि इंपॉसिबल है। 80 वाले को भी मिल सकती है। क्यों? अगर स्टार्टिंग के 5 ने एम्स दिल्ली लिया ही नहीं, कुछ और ले लिया, चांसेस कम है, हम जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो चांसेस तो हैं वहां पे कम से कम। बट 65 वाले को सोचने की जरूरत नहीं है, उसे मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से होता है, जो भी सीट्स हैं वो अलॉट कैसे होती हैं, आपकी रैंकिंग क्या है और आपकी प्रेफरेंस क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वहां पे। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है और आपकी प्रेफरेंस में जो भी है आपको मिल जाएगा इजीली। कई बार रैंकिंग अच्छी है, लेकिन हो सकता है किसी की रैंकिंग है 500, उसने भरा फर्स्ट एम्स दिल्ली, नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए उसे, हो सकता है सेकंड नहीं तो थर्ड प्रेफरेंस मिल जाए उसे, हो सकता है। तो इस तरह से मिलेगा। तो आपको समझना है किस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है, इसे ढंग से करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। पूरी तरह से हम तैयार हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। थर्ड स्टेप में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लॉकिंग। जब तक आपने लॉक नहीं किया है, तब तक आप अपनी प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी कॉलेज को, जो चाहे आप कर सकते हैं। कब तक? जब तक आपने लॉकिंग नहीं किया, लॉक नहीं किया अपने चॉइसेस को। वंस यू हैव लॉक्ड योर चॉइसेस, नाउ यू डोंट हैव एनी चांस टू चेंज दैट। समझ लीजिए इस बात को। अगर आपने एक बार भी लॉक कर दिया, लॉकिंग जिस दिन मिलती है वो एक पर्टिकुलर डे मिलेगा, आपको कहा जाएगा सुबह 11 से 5 बजे तक के बीच में, या इस तारीख को शाम 5 से पहले पहले आपको लॉक कर देना है। आपने लॉकिंग कर दी, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। उससे पहले आप हमारी हेल्प लीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपने ये ऐसा कर दिया, इसकी जगह आप ऐसा कर लीजिए, आप चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी चॉइसेस आप पहले से फिल करके रखेंगे, लेकिन लॉकिंग का जो डे होगा इंपॉर्टेंट होगा। लॉकिंग करने के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस में, अपनी चॉइसेस में। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब क्या है? फोर्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप आपके हाथ में नहीं है। यह स्टेप एमसीसी का है। एमसीसी क्या करेगा? आपको इस स्टेप के अंदर सिंपली एक डे होगा जिसको हम कहेंगे क्या? इस स्टेप का भी नाम है रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी सीट अलॉटमेंट, जिसको हम कह रहे हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो सीट अलॉट हो रही है इस दिन, आपको एक टाइम होगा, एक डे मिलेगा, इस दिन सीट अलॉट आएगी। जैसे ही वो आ जाती है, सीट आपके सामने लिखा रहेगा कौन सी सीट आपको मिली है, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आप उसे देख पाएंगे। अब बात आती है, आप कहें कि मैंने तो प्रेफरेंस में ये डाला ही नहीं था, कैसे मिल गया मुझे ये? मैंने तो ये इस जगह पे डाला था, इससे ऊपर वाला क्यों नहीं मिला मुझे? तो ध्यान रखिए, आपको जब थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, लॉकिंग करने के बाद एक पूरा प्रिंट मिलता है अपने चॉइसेस का। यानी जो चॉइसेस आपने भरी है, जो प्रेफरेंसेस आपने भरी है, वो आप प्रिंट आउट निकालते हैं, अपने पास रख लेते हैं, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। यानी आप ऐसा ना सोचें कि आपने कुछ भरा लेकिन आपका कुछ और तरीके से दे दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा जो चॉइस का, आपका प्रेफरेंस का, आपका लिस्ट है, आपकी वो जो लिस्ट आपने प्रिंट निकाला है, आपके पास ही रहता है। उसे रखें, मैच करें, चेक करें, जो भी अलॉट हुआ है सीट, ये अब आपको फाइनली अलॉट हो गया। यानी कि ये 4 स्टेप हैं कंप्लीट प्रोसीजर के। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद को समझिए। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो गई है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है ऑल इंडिया क्योटा का, अब आपके पास क्या है? आपको जाकर के उस कॉलेज में
फिजिकली वेरीफाई करवाना है अपने आप को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, और सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे उनकी लिस्ट समझ लीजिए जो आपको अभी से रेडी रखना है। आपको पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, आपका नीट का एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो रिजल्ट आया है, जो नीट का रिजल्ट आपके सामने आया, वो आपके पास रहना चाहिए, यानी कि आपकी रैंक लिस्ट भी वही है। आपका रैंक लिस्ट बोल सकते हैं, आपका रिजल्ट बोल सकते हैं, जिसको भी आप, या इसके अलावा जो हमको कहना है एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। इसके अलावा जब आपने रजिस्ट्रेशन जिस टाइम भरा था, जब आपने फॉर्म भरा था जिसको हम कह रहे हैं नीट का, वो भी अपने साथ रखें। इसके अलावा जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट स्लिप, जो आपने पेमेंट किया था सेकंड स्टेप में प्रोसीजर के, वो पेमेंट स्लिप भी आपको अपने साथ रखनी है। इसके अलावा अपने सर्टिफिकेट्स जैसे कि 10th क्लास और 12th क्लास सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ओरिजिनल भी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या करनी है, आपको उसकी फोटोकॉपी भी रखनी है, जिससे आपको क्या करवाना है, आपको अटेस्ट भी करवाना है। तो अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी होनी चाहिए, साथ में ओरिजिनल प्रूफ भी होना चाहिए। 10th क्लास मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसी तरह से 12th क्लास मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, जिसको आप कह सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, हो सकता है आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो लास्ट 6 मंथ में बना हुआ आपका एक सर्टिफिकेट, या जो भी आपका कैटेगरी है, पीएच है, आपको अपना सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर के जाना है। बिना उसके आपको उस कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो कैटेगरी आपने फिल की है उसका सर्टिफिकेट अभी से तैयार रखिए, रेडी रख लीजिए, उसे आपको अपने साथ लेकर के जाना ही जाना है। ये सारी चीजें आपको अपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, याद रखिएगा 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, सेम जैसे कि आपने एडमिट कार्ड में लगाई है, जैसे कि आपने नीट वाले दिन अपनी अटेंडेंस शीट में लगाई थी, वो ही सेम 8 आपकी सेम पासपोर्ट साइज फोटोज भी आपको रखनी है। ये सब चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे कब, जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कॉलेज में। अब बात समझिए आप, ये बात हो गई हमारी फर्स्ट ऑल इंडिया क्योटा काउंसलिंग, यानी AIQ ऑल इंडिया क्योटा हम कह रहे हैं, काउंसलिंग है, राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब समझिए इसके आगे का, अगर आप कॉलेज में जाते हैं, सीट अलॉट कर लेते हैं, आपकी सीट को वेरीफाई करवा लेते हैं, आपको वो सीट चाहिए, अच्छी बात है, आपने ले ली, दैट्स ओके। अगर आप सीट नहीं लेना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि मुझे ऑल इंडिया क्योटा की सेकंड काउंसलिंग, राउंड 2 जिसको हम कहते हैं, उसमें भी पार्ट लेना है, तो आपसे फर्स्ट राउंड के बाद ऑल इंडिया क्योटा में MCC ये पूछेगा कि क्या आपको सेकंड राउंड में भी जाना है या नहीं जाना है। ये चॉइस आपकी है, आप चाहें तो कह सकते हैं यस। अगर आपने यस कह दिया तो ही आपको राउंड 2 में जगह मिलेगी, अगर आपने नहीं कहा तो आपको सेकंड राउंड में जगह नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाते ही अगर आपको लगता है कि हां मुझे सेकंड राउंड में भी जाना है, आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने बोला यस मुझे लेनी है सेकंड राउंड में हिस्सा, तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपने आप ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको वापस ये सारे फॉर्म्स नहीं भरने, ये सारा प्रोसीजर नहीं करना है। जैसे ही सेकंड राउंड की लिस्ट आउट होगी, आपका नाम भी सामने आ जाएगा, आपको कौन सा सीट अलॉट हुई है। अगर आपने नहीं भरा तो क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपने कह दिया है कि मुझे सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेना है, और फर्स्ट काउंसलिंग अब आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, यानी जो आपको सीट मिली है वो आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप उसे नहीं छोड़ सकते, ये आप ध्यान रखिए। इसी तरह से अगर आपने ऑल इंडिया क्योटा में 15% ऑल इंडिया क्योटा में आइदर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड किसी में भी सीट अलॉट करवा ली है, उस जगह कॉलेज में जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, तो आप स्टेट क्योटा की सीट नहीं ले सकते। आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है कि मैंने सो एंड सो कॉलेज ले लिया है और मैं अब स्टेट काउंसलिंग में नहीं अपीयर होऊंगा, तो अब आपकी स्टेट काउंसलिंग जो होगी उसमें आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने इन काउंसलिंग्स में जो अलॉट हुआ है आपको कॉलेज ऑल इंडिया का, वो आपने नहीं लिया, तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, जो 85% सीट्स के लिए होती है। तो अब आपको समझ में आ चुका है काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई और सेकेंड राउंड में वापस आप जाते हैं, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको फिर से फीस नहीं देनी है, जो पहली बार दी थी वही काम आएगी, ये आप ध्यान रख लीजिए। ये प्रोसीजर वापस नहीं करना है। हाँ, चॉइस आप वापस भरेंगे, जैसा आपको भरना है, प्रेफरेंस आप वापस दे सकते हैं, रिजल्ट वापस डिक्लेयर होगा, ये जरूर होगा, लेकिन आपको फीस वापस नहीं देनी।
यहां तक हमने क्लियर कर लिया है कि काउंसलिंग कैसे होती है और प्रोसीजर्स क्या है काउंसलिंग के, एलिजिबिलिटी क्या है काउंसलिंग की। इस बार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं मैं ये कि लास्ट ईयर 2019 में ऑल इंडिया क्योटा के लिए जितने मेडिकल कॉलेजेस आए थे उनका नंबर था 193 कॉलेजेस ऐसे थे, मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के, जो ऑल इंडिया क्योटा काउंसलिंग के अंदर अपीयर हुए थे, यानी उन्होंने पार्ट लिया था। इस बार ये कॉलेजेस का नंबर इंक्रीज होके हो रहा है कितना, 235। एज वी ऑल नो कि एम्स की इस बार अलग काउंसलिंग नहीं होगी, एम्स का अलग एग्जाम नहीं होगा, नीट के साथ ही है। तो नीट के साथ ही है, इसमें हमको पता है कि नीट की जो काउंसलिंग है उसमें एम्स भी सारे पार्ट लेंगे, ऑटोनोमस बॉडीज जैसे जिपमर भी साथ लेगी, तो हर एक कॉलेज भी इसमें साथ में होंगे और इसलिए इनका नंबर इस बार बढ़ गया है। 235 जो कॉलेजेस हैं वो अब पार्ट लेने वाले हैं इस बार नीट की ऑल इंडिया क्योटा सीट्स के लिए। नीट में ही ऑल इंडिया क्योटा 15% के लिए जो हम कह रहे हैं, पिछली बार सीट्स थी फर्स्ट राउंड में वो थी 4064। 15% क्योटा सीट्स जो हम कह रहे हैं ऑल इंडिया क्योटा में थी वो थी कितनी, 4064 सीट्स एमबीबीएस के लिए, जो कि इस बार बढ़कर हो रही है कितनी, 4591। याद रखिए सीट्स भी इंक्रीज हुई है ऑल इंडिया क्योटा के लिए। तरीके से सही तरह से अगर आपने काउंसलिंग की तो काम आएगा, काउंसलिंग सही तरह से नहीं हुई, अगर चॉइसेस सही से नहीं फिल हुई, प्रेफरेंसेस सही से फिल नहीं हुई, पछताओगे आप, आपको बाद में रियलाइज होगा कि हमें जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। फिर से बोल रहा हूं, ऐसी गलती ना हो उसके लिए हम आपके लिए रेडी हैं, आपके सामने नीट काका जी और सेल्सियस रेडी है, आप जब चाहें हमसे हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए जो नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश होता रहता है हमारा, इन नंबरों पे आप कॉल करें, हमसे हेल्प लें, जिस तरह की भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछिए। ये सब डिटेल्स थी ऑल इंडिया क्योटा काउंसलिंग की। फिलहाल आज के दिन में हम बोले तो इनकी कोई डिटेल्स, इनकी जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं हुई है। जो हमने फीस बताई थी वो 2019 के अकॉर्डिंग है, 20 में अगर कुछ रिवाइज होती है तो हम अभी कह नहीं सकते। डेट्स सारी फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, मॉपअप राउंड का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। सेकेंड राउंड के बाद भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अलॉट नहीं हुई है सीट, लेकिन सीट्स बाकी हैं, अगर सीट्स बाकी हैं ऑल इंडिया की और अलॉट नहीं हुई है तो मॉपअप राउंड में फिजिकली बच्चों को या तो बुलाया जाएगा या ऑनलाइन मॉपअप राउंड करवाया जाएगा। रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनको जो भी सीट्स बच रही हैं वो अलॉट हो जाती हैं, ये होता है मॉपअप राउंड। तो ये 3 राउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट राउंड्स हैं ऑल इंडिया क्योटा के लिए। इसी तरह से जब ऑल इंडिया क्योटा होता है, साथ साथ में फर्स्ट राउंड होने के बाद में स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। आने वाले वीडियोस में हम स्टेट काउंसलिंग के बारे में भी बताएंगे आपको। जब स्टेट काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स आएंगी, कुछ गाइडलाइंस आएंगी या इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको जरूर बताएंगे कि किस वे में उसको आपको फिल करना होगा, किस तरह से आपको उसमें पार्ट लेना है। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।